तो सेक्शन 29 कैंसलेशन और सस्पेंशन के लिए है। सेक्शन 29 में हमने देखा था 29(1). 29(1) के अंदर जो कैंसलेशन की सिचुएशंस है वो टोटल मिला के 4, ठीक है। चार सिचुएशन है और ये चारों सिचुएशन नॉर्मल है। बिजनेस डिसकंटिन्यू होना, कॉन्स्टिट्यूशन में बिजनेस में चेंज आना, ये रिपीट कहां से हो रहा है? ओके, तो हो रहा है तो चलो हो रहा है। तो चार सिचुएशन थी, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाना, बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन, अब हो रहा है। तो चार सिचुएशन हमने देखी थी, चारों सिचुएशन में आप भी एप्लीकेशन कर सकते हो। प्रॉपर ऑफिसर अपने ऑन मोशन पे भी कैंसिल कर सकता है। यहाँ कैंसिलेशन हो रहा है तो वो सही बात ही है क्योंकि आप कैंसिल करना ही चाहते हो, या फिर एओ को मतलब प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है। 29(2) में हमने देखा, हमने टोटल मिला के 12 + 3 15 में से कोई भी एक कांड कर दिया तो आपका प्रॉपर ऑफिसर गुस्से में आपको कैंसिल करने वाला है। अब यहाँ पे 12 जो पॉइंट है वो रूल नंबर 21 में है और 3 जो पॉइंट है वो रूल नंबर 21A 2A में। फिर हमने देखा 29(3) को, जिसके अंदर ये बताया था कि आपका कैंसिल होने के बाद, कैंसिल होने तक का जो भी लायबिलिटी है वो तो आपको चुकाना पड़ेगा, चाहे बाद में डिसाइड हो या पहले डिसाइड हो, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। 29 का 5 और 6 वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो चैप्टर नंबर 8 में आएगा, जब आएगा तो पता चलेगा। सस्पेंशन के बारे में हमने देखा 3 सिचुएशन। सस्पेंशन का मतलब है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कैंसल। तीनों सिचुएशन में कॉमन बात है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन प्रोसेस चल रहा है। अब वो चल रहा है, एंड नहीं हुआ है और आपका बीच में ही सस्पेंड कर रहा है। पहला सिचुएशन है, आपने ही कैंसलेशन अप्लाई किया था, आपने ही अप्लाई किया था 29(1) के किसी भी 4 केस में, और यहाँ पे डायरेक्ट डीम्ड सस्पेंड हो ही जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और सस्पेंशन की डेट रहेगी आपके एप्लीकेशन और जिस दिन से आपने कैंसलेशन मांगा है, विच एवर इज लेटर। सेकंड में अगर एओ ने कैंसलेशन प्रोसेस स्टार्ट करी है, अब एओ जब चालू करेगा तो या तो 29(1) की 4 सिचुएशन में करेगा या 29(2) की 12 + 3 15 में करेगा। जो भी करेगा अब ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, अब वो डिसाइड करेगा सस्पेंड करना है या नहीं करना है, और करना है तो कौन सी डेट से करना वो डिसाइड करेगा। तीसरा हमने ये देखा 3 सिचुएशन वाला जो है वो यहाँ पे भी सस्पेंड होगा और आपको पहले नोटिस आएगा, डिफरेंस बताएंगे और रिप्लाई। सस्पेंड होने पे इफेक्ट क्या होता है, डिपेंड करता है सस्पेंड कौन सी सिचुएशन में है। अगर पहली सिचुएशन में सस्पेंड होता है तो 2 काम नहीं कर सकते, जीएसटी का बिल इश्यू नहीं कर सकते, अब आप दूसरा रिटर्न नहीं करना। लेकिन अगर एओ ने इनिशिएट किया है तो एक और एक्स्ट्रा काम है जो नहीं कर सकते, रिफंड नहीं ले सकते जब तक सस्पेंड हो। फिर हमने देखा कि क्योंकि सस्पेंशन हमेशा टेम्परेरी होता है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि कैंसलेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो जब कैंसलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, तो सस्पेंशन अपने आप ही ऑटो रिवोक हो जाएगा और उसी दिन से हो जाएगा जिस दिन से आया था। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कैंसलेशन का जो रिजल्ट है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, या तो कैंसिल होगा या तो कैंसिल नहीं होगा। हाँ, प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो बीच में भी कभी भी कैंसलेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट होने से पहले भी आपका सस्पेंड को रिवोक कर सकता है, मतलब खत्म कर सकता है, वो उसकी मर्जी चलेगी। सस्पेंशन
रिवोक होने के बाद 2 पॉइंट ट्रिगर होते हैं, एक होता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस, एक होता है फर्स्ट रिटर्न। रिवाइज टैक्स इनवॉइस का मतलब है आपने सस्पेंशन के दौरान जीएसटी के बिल तो बनाए नहीं थे, जीएसटी के बिल तो नहीं बनाए थे ना, तो बाद में अगर सस्पेंशन कैंसिल होगा तो उस दौरान की सेल के बिल वापस से बनाने पड़ते हैं, और वो प्रोविजन कौन सा कहलाता है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ये जो पॉइंट है ये आगे चैप्टर आज ही हम पढ़ेंगे उसमें आएगा कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैसे बनता है। एक और पॉइंट लगता है जो हमने डिस्कस नहीं किया था, चैप्टर नंबर 15 का पॉइंट है सेक्शन 40 है, फर्स्ट रिटर्न जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल अपन इस पॉइंट को खत्म करते हैं। कल जो हमने कैंसिलेशन का देखा उसकी एक फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं कैसे चलता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में हमने देखा या तो आप एप्लीकेशन करते हो या तो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करने की तैयारी करता है, दो में से एक होगा। अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हो तो सिचुएशन बनेगी 29(1) की कितनी, 4 सिचुएशन आपने एप्लीकेशन लगा। अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी तो प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन लगानी है 30 दिनों में, 30 डेज ऑफ इवेंट। इवेंट का मतलब जैसे बिजनेस बंद हुआ 1 तारीख को, तो 30 दिन है, एप्लीकेशन लगा दो और कह दो कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन क्या करो, कैंसिल करो। मतलब आपके पास वो 4 सिचुएशन होने के बाद 30 दिन है, 30 दिन में आप अपना एप्लीकेशन लगा लें। एप्लीकेशन के साथ आपको सेक्शन 29(5) में स्टॉक की डिटेल सबमिट करनी है, जो हमने नहीं पढ़ी। ये जो पॉइंट है ये हमने नहीं पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 में आएगा। जब भी आपका कैंसलेशन का एप्लीकेशन लगता है तो वो आपको कैंसलेशन जिस दिन से मांगते हो उसका स्टॉक पूछते हैं कितना है। भाई जरूरी थोड़ी है कि बिजनेस बंद हो गया तो सारा गुड्स बिका ही हो, अनसोल्ड गुड्स रह सकता है। या तो आपको एक चीज पता है, अपन ने देखा था जेठिया अपना बिजनेस बंद करके जा रहा था हिमालय पे, और उस दिन उसके पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह गया था और वो डीम्ड सप्लाई मान लिया जाता है, वही स्टॉक यहाँ पे वो पूछेंगे। अब इसके प्रैक्टिकल पूरा न्यूमेरिकल होगा 29(5) में, जो चैप्टर नंबर किसमें आएगा, 8 में। तो फिलहाल तो आप ये समझ लो एप्लीकेशन के साथ स्टॉक का डिटेल देना है, क्यों देना है वो आपको चैप्टर 8 में समझ में आएगा, क्या गिनती करेंगे। आपने एप्लीकेशन लगा दी, अब प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगा। आपने कहा बिजनेस बंद है, चेक करेगा बंद है या नहीं है। तो इसमें प्रॉपर ऑफिसर को या तो लगेगा कि ठीक है भाई कैंसिल कर देते हैं, या तो वो लगेगा कि नहीं कैंसिल नहीं करते। अगर प्रॉपर ऑफिसर बिलीव करता है कि दैट पर्सन इज नो लॉन्गर लाइबल टू रजिस्टर, मतलब उसे विश्वास हो गया ये बंदा रजिस्ट्रेशन ना ले, वही अच्छा है, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन कैंसिल कर देगा, एक ऑर्डर पास कर देगा, कैंसलेशन ऑर्डर, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कैंसिल। अगर आपका कोई टैक्स बाकी है, इंटरेस्ट बाकी है, लेट फीस बाकी है, तो वो आपको बता देगा, पूरा अरियर ऑफ जो भी टैक्स इंटरेस्ट है आपको ऑर्डर करके बता देगा, पेमेंट करो, बात खत्म। तो आपने एप्लीकेशन दी, उसने चेक किया, सेटिस्फाइड हो गया तो कैंसलेशन ऑर्डर निकल गया, पैसा आपको बता देगा, आपको भरना है, बात खत्म, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। दूसरी बात हमने देखी थी, प्रॉपर ऑफिसर खुद एग्जीक्यूट करे। प्रॉपर ऑफिसर अगर कैंसिल करना चाहे तो उसके पास ऑप्शन कितने हैं, देखो। पहला तो है 29(1), उसमें कितनी सिचुएशन है, 4। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि बिजनेस बंद हो गया तो वो भी खुद से कदम उठा सकता है, तो वो 4 सिचुएशन वो। दूसरी सिचुएशन है 29(2) प्लस रूल नंबर 21, कितनी, ये 12 सिचुएशन, प्लस और भी है 21(8) to 8, उसमें कितनी, 3।
सभी सिचुएशन में जब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है, तो हमने तो एप्लीकेशन लगाई नहीं है, ऑफिसर ही कैंसिल करना चाहता है तो कैसे करेगा? डायरेक्ट नहीं करता, सबसे पहले नोटिस देगा, नोटिस बाय ऑफिसर। हमारे पास एक नोटिस आएगा, समझ लो कारण बताओ नोटिस है, वो ये पूछेगा कि उसको लगता है कि ये काम हो गया है, जैसे 4 में से एक सिचुएशन हो गई है, 12 में से एक कांड हो गया है, 3 में से एक सिचुएशन आ गई है, तो वो हमको पूछेगा कि हमारे हिसाब से ऐसा हो गया है, हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं, आपको सफाई में कुछ कहना है तो कह सकते हो। नोटिस का हम क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, या तो वो सही कह रहा है या तो वो गलत कह रहा है। कितने वर्किंग डेज मिलेंगे? ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि कितने डेज में आपको रिप्लाई करना है, कितने डेज में नोटिस आएगा, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ एग्जाम। तो रिप्लाई हमको 7 वर्किंग डेज में कर। अब एक चीज ध्यान रखना, कल हमने 12 सिचुएशन देखी थी, उसमें से 3 सिचुएशन ऐसी है जिसमें रिटर्न ना भरने से कैंसिल होगा। जरा वो ओपन करो, 12 में से वो 3 सिचुएशन मुझे बताओ कौन सी वाली है, पॉइंट नंबर बता दो भले। 8, 9, 10 कंपोजिशन वाले ने रिटर्न नहीं भरा। कब तक नहीं भरा? ड्यू डेट के बाद में 3 महीने तक। फिर नॉर्मल वाले ने रिटर्न नहीं भरा 6 महीने का। फिर एक क्वार्टरली वाले ने रिटर्न नहीं भरा। अब देखो ध्यान से, समझ लो आपने रिटर्न नहीं भरा, ठीक है, उसने नोटिस भेज दिया, बोल दिया आपने तो 6 महीने से रिटर्न नहीं भरा, मैं आपका क्या करना चाहता हूं, रजिस्ट्रेशन कैंसल। नोटिस आया। अब आप जवाब में क्या लिखोगे? देखो रिटर्न तो नहीं भरा, उसको तो आप जुटला नहीं सकते क्योंकि वो तो उनके रिकॉर्ड में है। रिटर्न तो आपने नहीं भरा, नोटिस उसने दे दिया, तो कैंसिल ही होने का रास्ता है। अब आप एक काम करो, रिप्लाई मत करो नोटिस का। आप बोलोगे ये अच्छी बात है आप रिप्लाई मत करो, आप रिटर्न ही भर दो। आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए, इस केस में क्या करना चाहिए? रिटर्न भर देना चाहिए। जो भी बाकी है सारे रिटर्न भर दो, जो भी टैक्स बाकी है सारा टैक्स चुका दो, इंटरेस्ट चुका दो, लेट फीस चुका दो। आपको रिप्लाई की बजाय क्या करना है? पेंडिंग रिटर्न, टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, जो भी हमने देखा है सेक्शन 29 2 बी और सी। अब ये सेक्शन नंबर लिखा है बट आप ऐसा लिख लो, सिचुएशन नंबर 8, 9, 10 था ना, 8, 9, 10। अगर सिचुएशन 8, 9, 10 वाली हुई, सेक्शन कौन सी है? 29 की 2। 29 2 में 8, 9, 10 की सिचुएशन हुई तो आपको रिप्लाई नहीं करना है, रिटर्न भरना है। क्योंकि रिप्लाई करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो कारण है आपके कैंसलेशन का उसी को खत्म करना पड़ेगा। तो या तो रिप्लाई करोगे या तो रिटर्न भर दोगे। अब समझ लो आपने रिप्लाई किया, कोई दूसरा केस था, रिप्लाई किया तो या तो ऑफिसर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं होगा, या तो हो जाएगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ इसका मतलब अब वो कैंसिल करेगा ही करेगा। तो वो आपके रिप्लाई के 30 दिनों के अंदर अंदर वो कैंसिलेशन ऑर्डर निकाल देगा और आपको बता देगा कितना टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस और 29(5) का अमाउंट जो बाद में मिलना सीखेंगे कितना चुकाना है बात करेंगे। सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो कैंसिल। अगर सेटिस्फाइड हो गया और उसको समझ में आ गया कि नहीं भाई मैं ही गलत हूं, या आपने सारे रिटर्न भर दिए, अगर रिटर्न वाला केस है टैक्स वैक्स सब भर दिया, तो आपकी प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी जाएगी। ड्रॉप करने का मतलब कैंसलेशन अब नहीं होगा, खत्म बात। ये जो फ्लो चार्ट है, ऐसे जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट कभी भी एग्जाम में नहीं आए। फ्लो चार्ट के अंदर के जो पॉइंट है वो कभी कभी पिक करके पूछे जाएंगे। अब जैसे इसमें पूछने लायक बात जो है,
वो सिर्फ एक ही है कि अगर आपका सिचुएशन है 8, 9, 10 तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको रिटर्न भरने चाहिए। और ऐसा कोई एग्जाम से रिलेटेड पूछने वाला इस फ्लो चार्ट में कुछ नहीं, बाकी प्रोसेस है, प्रोसेस कोई एग्जाम के लिए नहीं। तो ये एक प्रोसेस है कैंसलेशन की। तो आपने देखा हम अगर कैंसिल करवाना चाहते तो एप्लीकेशन देते हैं और ऑफिसर कैंसिल करवाना चाहे तो नोटिस देता है। नोटिस का हम जवाब देते हैं, जवाब पे फिर वो फाइनल ऑर्डर सुनाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस। अब अपना लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का सेक्शन 30, मरे हुए रजिस्ट्रेशन को जिंदा करना। संजीवनी बूटी पिलाएंगे हम अपने कैंसलेशन को। मान लो कि आपने फेक इनवॉइस इश्यू किया, फेक इनवॉइस इश्यू किया तो सिचुएशन फर्स्ट हो गई वो 29(2) की, और प्रॉपर ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया, आप जवाब कुछ अच्छा दे नहीं पाए, उसने कर दिया कैंसिल। अब कैंसिल हो गया लेकिन बिजनेस तो करना है, तो कैंसिल को वापस से क्या करना पड़ेगा, रिवोक करना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन है कानून में कि आप वापस से रिवोक कर सकते हो। तो इफ रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, तो आप वापस से उसको जिंदा करवा सकते हो। अब यहाँ पे एक एग्जाम का पॉइंट बनता है, आपने ही एप्लीकेशन दिया था कैंसलेशन का और उसने कर दिया कैंसिल, अब आप रिवोक नहीं करवा सकते। तो सिचुएशन आपकी क्या है, जब प्रॉपर ऑफिसर अपने खुद से आपका कैंसिल करे। खुद से कैंसिल करे मतलब आपने एप्लीकेशन नहीं, अगर आपने एप्लीकेशन दी उसने कैंसिल किया तो वापस रिवोक नहीं होगा क्योंकि आपने तो कैंसिल करवाया। तो ऑफिसर ने अगर नोटिस वोटिस दिया था, कैंसिल हुई, अब कैंसिल हो गया समझो, अब आपके पास क्या रास्ता है, कैसे कराएं रिवोक? भाई सिंपल सी बात, एप्लीकेशन लगाओ रिवोकेशन, एप्लीकेशन ही लगाएंगे। किसको लगाएंगे? उसी प्रॉपर ऑफिसर को जिसने कैंसिल किया। देखो दर्द जिसने दिया दवा भी वही बनेगा, समझ रहे हो बात को? ऐसा थोड़ी है कि कैंसिल इसने किया, तोड़ा इसने है, जोड़ेगा कोई और, ऐसा तो होना नहीं। उसी प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन लगानी है, बोला साहब गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, एक बार आप वापस से जिंदा कर दो। मतलब प्रॉपर ऑफिसर नहीं हुआ, हनुमान जी हो गए जो संजीवनी बूटी लेके आएंगे और आपको वापस से जिंदा। आपके पास 30 दिन है, 30 दिन का टाइम है, एप्लीकेशन लगा दो। 30 दिन कहां से? ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन। सर्व का मतलब है आपको मिलना। एक होता है ऑर्डर इश्यू, इश्यू का मतलब डिपार्टमेंट से इश्यू होना। एक होता है ऑर्डर सर्व, सर्व का मतलब है आपको मिलना। वैसे तो ऑनलाइन काम है जीएसटी का, जिस दिन वो इश्यू करेंगे उसी दिन आपको मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि अभी 4-5 घंटे लगेंगे, रास्ते में है ट्रैफिक जाम, तो वो तो उसी दिन मिल जाएगा। वो तो पहले ऐसा होता था कि रजिस्टर्ड पोस्ट से ऑर्डर आता था, आजकल तो ऑनलाइन है, जिस दिन इश्यू उसी दिन आपको मिलेगा। तो आपको कैंसलेशन का ऑर्डर मिले, 30 दिन का टाइम है, वापस एप्लीकेशन लगा दो रिवोकेशन। 30 दिन अगर निकल गए तो आप चाहो तो 30 दिन के बाद भी लगा सकते हो। तो यहां वर्ड लिखा है एक्सटेंडेड टाइम। अब ये एक्सटेंडेड टाइम जो है वो कितना है और किसके हाथों में है? एक्सटेंशन करने का अधिकार है फर्स्ट एसीजेसी। कैसी एसीजेसी। एसीजेसी का फुल फॉर्म है असिस्टेंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के पास चले जाओ, एक्स्ट्रा 30 डेज मिलेंगे। तो 30 + 30 60 डेज हो गए आपके पास। अगर वो भी निकल गए, अब आप चले जाओ कमिश्नर के पास, उसके पास और 30 डेज का पावर है। तो 30 + 30 + 30 90 डेज का मैक्सिमम टाइम अवेलेबल हो जाएगा, आप एप्लीकेशन कर। लेकिन ऐसा सोचना मत कि ये एक्सटेंशन करेंगे ही, हो सकता है मना कर दे।
आपका जेन्युइन केस होगा, 30 दिन में नहीं कर पाए तो ही हाँ बोलेंगे, 90% केस में ये ना बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट नहीं मिलने वाला। चलो हमने बना दिया, एप्लीकेशन लगा दी। अब एप्लीकेशन में एग्जाम का पॉइंट एक ये भी बनता है, क्या लिखा है यहाँ पर, सब्जेक्ट टू रूल 10B। ये रूल 10B कल आया था, जरा चेक करो क्या आता है, क्या था ये, और इसमें 10B लिखने से असर क्या पड़ता है। आधार वाला था, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आधार मांग रहे थे 3 पर्पस के लिए। 3 में से सेकंड और थर्ड तो रिफंड था, पहला देखो कौन सा था, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। इसका मतलब अगर आपको रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगानी है तो उससे पहले आपका आधार उनके पास होना नहीं है, तो पहले रूल 10B फॉलो करो फिर इधर आओ। तो जिंदगी में कभी रिवोकेशन की दिक्कत आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो आपको इंश्योर रहना है कि मेरा आधार उनके पास जा चुका है, नहीं गया है तो एप्लीकेशन नहीं होगी। सब्जेक्ट टू का मतलब है फर्स्ट फॉलो रूल नंबर 10B। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब हो जाता है भाड़ में जाए, और उसका जस्ट उल्टा वर्ड है सब्जेक्ट टू। तो पहले 10B को फॉलो करके आओ फिर एप्लीकेशन लगाना। मान लेते हैं कि हमारा आधार दिया हुआ है, एप्लीकेशन लगा दिया। एप्लीकेशन लगाने के बाद ऑफिसर जो है आपकी एप्लीकेशन देखेगा, विचार करेगा, जो आप बता रहे हो लॉजिक वो समझेगा, हो सकता है वो सेटिस्फाइड हो जाए, बोला ठीक है, जिंदगी में एक चांस तो मिलना चाहिए। सेटिस्फाइड अगर हो गया तो रिवोकेशन ऑर्डर निकाल देगा 30 डेज के अंदर, आप वापस से जिंदा, वही GSTI नंबर वापस से जिंदा हो गए। लेकिन मान लो कि ऑफिसर बोले कि भाई मजा नहीं, आपने कहा सर एक चांस तो दो, मजा आएगा, ऐसा तुरंत नहीं आता है बट आएगा। उसने कहा जब पहले नहीं आया तो अब क्या आएगा, हाँ हाँ अपने उम्मीद तो यही करेंगे। तो अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो एक नोटिस देगा, आप रिप्लाई करोगे, 7 वर्किंग डेज का टाइम है, आपने रिप्लाई किया, अब फाइनल ऑर्डर आएगा ऑफिसर का। अब फाइनल ऑर्डर भी 2 तरह का हो सकता है, रिजेक्ट और अप्रूव। ऑफिसर को लगा कि भाई इसका जेन्युइन केस नहीं है तो रिजेक्ट ही करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, अप्रूव, 30 डेज का टाइम। इस फ्लो चार्ट में एग्जाम में पूछने वाला चीज 2 है, एक्सटेंशन का पूछ सकते हैं आपको और रूल 10B का भी पूछ सकते हैं। एक्सटेंशन कैसे होगा, कौन करेगा, कितने दिनों का, और रूल 10B का छोटा पॉइंट बनता है कि रिवोकेशन से पहले आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है या नहीं। बाकी तो दैट इज प्रोसेस नॉट फॉर एग्जाम। अब 2 केस स्टडी है, ये केस स्टडी रिवोकेशन से रिलेटेड है, अब तक ये पूछी नहीं है, मेरे हिसाब से ये अच्छी केस स्टडी है, पूछना चाहिए। इस केस में साइलेंट नहीं होगा, डीम्ड अप्रूवल नहीं होता, तब वो फाइनल ऑर्डर देगा। अब हम देखते हैं कुछ केस स्टडी रिवोकेशन की। केस नंबर 1, ध्यान से देखना, सिचुएशन कौन सी थी, कैंसलेशन। 1/1/2020 को हमने रिटर्न भरना बंद कर दिया। मान लो हम रजिस्टर्ड थे, रिटर्न भर रहे थे, लेकिन 1 जनवरी 2020 में हमने न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया, बोला बहुत हो गया, हर महीने रिटर्न भरवा रहे, अब नहीं रिटर्न भरूंगा, नहीं भरा। कितने महीने तक रिटर्न ना भरे तो चलता, 6 महीने तक ऑफिसर ने वेट किया आपका, नहीं भरा आपने, उसने 1/10/2020 को आपका कैंसलेशन ऑर्डर निकाल दिया। मतलब पहले नोटिस दिया होगा आपने, उसका भी रिप्लाई नहीं दिया,
न आपने रिटर्न भरे और फाइनली उसने 1/10 को क्या कर दिया, कैंसल। अब ध्यान से देखो, कैंसलेशन किया कब है, 1/10 को, और कैंसलेशन का इफेक्टिव डेट भी प्रॉपर ऑफिसर ने कब रखा है, 1/10 को। मतलब 1/10 को कैंसिल हुआ, 1/10 से ही कैंसिल हुआ, 1/10 तक आपका ओके था। अब आपको याद आया, ओहो मामला तो गड़बड़ हो गया। अब आप क्या करोगे, कैंसलेशन को रिवोक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन। आपने 5/10 को रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगाई, कैंसिल हो चुका है पूरा, आपने एप्लीकेशन लगाई, कैंसिल हुआ क्यों था, रिटर्न नहीं भरे, नोटिस आया होगा, आपने रिप्लाई भी नहीं किया, आपने रिटर्न भी नहीं भरे, फिर कैंसिल हुआ। अब आपकी रिवोकेशन एप्लीकेशन पे ध्यान भी नहीं दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि रिटर्न तो आपने भरे नहीं, रीजन तो अभी भी वही भी। तो आप एक काम करो, रिवोकेशन के साथ क्या करो, रिटर्न भर दो। कहां से कहां तक, 1/1 से 1/10 यहां तक जो, ऐसा ही करना पड़ेगा। एप्लीकेशन लगाने से कुछ नहीं होगा, रिटर्न भरने पड़ेंगे 1/1 से 1/10, तब जाके प्रॉपर ऑफिसर मानेगा। अगर वो मान गया, अभी भी चांस है माने नहीं माने, रिटर्न भरने के बाद भी हो सकता है कि नहीं माने, बट ठीक है मान जाता है। आपने रिटर्न भरे, 1/12 को उसने रिवोकेशन ऑर्डर पास कर दिया, बोला ओके चलो रिवोक। कब ऑर्डर पास किया, आपका रिवोक मतलब कैंसिल कब हुआ था, 1/10 को। आपको वापस जिंदा कब हुआ, क्या आपने 1/10 तक के रिटर्न भर दिए थे, लेकिन यहां से यहां तक के तो अभी भी पेंडिंग, क्योंकि जब तक कैंसिलेशन खत्म नहीं होता तब तक रिटर्न तो भर नहीं सकते। तो यहाँ पे कहा गया है कि 1/10 से 1/12 तक के जो रिटर्न बाकी है, रिटर्न ड्यू आफ्टर 110 up to 112 shall be filed within 30 days from 112। मतलब यहां से जोड़ो कितने दिन, 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना। कहां से कहां तक, 1/10/20 से 1/12/20 तक जो भी बाकी है। तो ध्यान तो देखो, रिटर्न आपने 2 बार भरे, पहला कब भरा, रिवोकेशन की एप्लीकेशन के समय, वहां पे कहां से कहां तक का भरा, जहां से बाकी थे अप टू डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, है ना। और फिर आपने जब रिवोकेशन आपका हो गया तो आपने फिर बाकी के और जो बचे हुए उनके भी रिटर्न भर दिए, और उसके लिए 30 दिन ही मिलेंगे। अगर 30 दिन के अंदर नहीं भरे तो वो जो रिवोकेशन है वो वापस रिवोक कर देगा, वो ध्यान रखना। वो कंडीशन के साथ रिवोकेशन ऑर्डर पास करता है कि 30 दिन में क्या करोगे, रिटर्न भर दोगे। कहां से कहां तक, 1/10 से 1/12। ये केस स्टडी समझ में, रिटर्न ना भरने का कैंसलेशन और फिर उसका रिवोकेशन। अब इसका एक डुप्लीकेट आ गया, वो निकालो जरा, इसमें और उसमें फर्क महसूस करो क्या। एक फर्क है, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसलेशन कहां है उसकी, और यहां क्या है। अब इसका मतलब क्या है, सिचुएशन वही, 1/1 को रिटर्न भरना बंद किया, 1/10 को आपका कैंसलेशन ऑर्डर पास हुआ, लेकिन ये ऑर्डर इफेक्टिव किस दिन से हुआ। अब देखो फर्क देखो, 1/10 को कैंसिल हुआ बट 1/1 से कैंसिल हुआ, इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव, अच्छा प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो 1/10 से कैंसिल करे, चाहे तो 1/1 से करे, ये उसकी मर्जी चलेगी, अपन उसमें कुछ नहीं कह सकते, उसको जो चाहे वो करेगा। अगर ऐसा किया तो क्या होगा, कैंसिल हो गया, इफेक्टिव डेट उसने 1/1 रख दी, आपको वापस से क्या करना है, 5/10 को, जैसे हमने रिवोकेशन एप्लीकेशन लगाई। अब हम रिवोकेशन एप्लीकेशन के साथ रिटर्न नहीं भर सकते। बाकी कितने अपने रिटर्न, 1/1 से 1/10 बाकी है ना, बाकी तो है, बट हम रिटर्न नहीं भर सकते।
पूछो क्यों? कॉमन पोर्टल जिस डेट से आपका कैंसिल होता है उस डेट के बाद के रिटर्न आपको भरने ही नहीं देता। वेबसाइट जो है आपकी जीएसटी वाली, आपका यहाँ कैंसिल किस डेट से? 1/1 से। 1/1 के बाद आपको एंट्री नहीं करने देगा। जबकि पहले क्या था, केस नंबर 1 में 1/10 से कैंसिल हुआ था, तब आपने रिवोकेशन एप्लीकेशन के साथ क्या किया था, 1/1 से लेके 1/10 के क्या भरे थे, रिटर्न। तो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन होने के बाद रिटर्न नहीं भर सकते। तो यहाँ एप्लीकेशन बिना रिटर्न के ही जाएगी। अब आप बोलोगे जब बिना रिटर्न के जाएगी तो वो मानेगा ही नहीं फिर तो। अब उसको मनाना पड़ेगा, पार्टली में उतारना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि सर मैं आपके सर की कसम खा के कहता हूँ कि जैसे ही आप रिवोक करोगे सारे रिटर्न एक साथ भर दूंगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो आपका मरा मुंह देखूं। क्या वो ऐसा मानेगा? तो भाई जैसे भी मनाना चाहते हो मनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न तो नहीं भर सकते, टेक्निकल बात है। अब अगर वो मान गया 1/12 को, तो भैया आपको कैंसलेशन तो वापस जिंदा हो गया। आपके रिटर्न कहां से कहां तक बाकी? पूरा 1/1 से 1 बार, सारे बाकी। अभी तो सारे के सारे भरने हैं 30 डेज में। सारे के सारे कहां से? 1/1/20 से 1/12/20 तक। 1/1/20 से 1/12/20 तक के सारे रिटर्न आप 30 दिन में भरोगे। कंडीशन के साथ रिवोकेशन ऑर्डर पास होगा कि भरोगे तो ही रिवोक होगा, अदरवाइज वो रिवोक को भी रिवोक कर देंगे। तो दोनों में फर्क क्या आया? दोनों में फर्क आया कि प्रॉपर ऑफिसर इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसलेशन क्या रखता है। अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव दे दिया तो रिटर्न नहीं भर पाओगे, और अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं दिया तो आप एप्लीकेशन के साथ भर दो और बाकी बचे बाद में भर दे। फर्क देखा दोनों में? 6 महीने का नहीं, चल नहीं जाएगा, इंतजार करेगा। ऐसा भी कर सकता है वो हो सकता है 1/1/20 डिसाइड नहीं करे, 1/7 डिसाइड करे, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो 1/7 तक ही बढ़ दे। मतलब कहने का मतलब है जिस दिन इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसलेशन है उसके बाद रिटर्न नहीं भर सकते जब तक कि जिंदा नहीं हो। कहने का मतलब ये सर्कुलर ओरिजिनली उससे ज्यादा डीप में जितना मैंने आपको समझाया, थोड़ा टेक्निकल है, और लेकिन इस सर्कुलर को आधा आपके हिस्से में रखा गया है और बाकी बचा है सीए फाइनल में। यहाँ और टेक्निकल बातें, बट आपके लिए बच्चों वाली बातें ही है। तो आफ्टर 2 o'clock। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर। आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में से केस स्टडी जो आता है वो शुरू के सेगमेंट से आता है। शुरू का सेगमेंट है लाइबल टू रजिस्टर और नॉट लाइबल टू रजिस्टर। बाकी जितना भी हिस्सा है उसमें प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। इंस्टीट्यूट लास्ट वाला क्वेश्चन हमेशा थ्योरेटिकल पूछती है 6 मार्क्स का, जिसमें या तो इस चैप्टर में से आता है और या तो इसके अगला जो चैप्टर चालू होने वाला उसमें से आता है फिक्स। हाँ